नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए हम रोज चर्चा करते हैं। आपका जो परिशिष्ट सेकंड है, यूनिट फर्स्ट, जो विभिन्न विभागों की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, जनजाति विभाग की और इस तरह की जो योजनाएं आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम यूनिट सेकंड, यूनिट दो में जो बच्चों एवं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रश्न किए गए हैं, यूनिट सेकंड में जो बात की गई, आज हम बच्चों एवं महिलाओं के संबंध में भारत में कौन कौन से कानून बने हैं और हम इस संबंध में देश की आज़ादी के पहले जो कानून थे और देश की आज़ादी के पश्चात जो कानून बनाए गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपके लिए काफी उपयोगी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं और इसको का ध्यान सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएगी। हम ब्रिटिश शासन काल में जो पहला जो कानून लेके आया गया, इंडियन पेनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है, 1860 में आया और उसको बदल दिया गया, भारतीय न्याय संहिता कहलाता है। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। इसमें इंडियन पेनल कोड जो रिप्लेस बाय भारतीय न्याय संहिता, इसमें बच्चों एवं महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित अधिकार रखे गए। इन पर किसी प्रकार का जो अधिकारों का को नुकसान होता है तो पनिशमेंट के प्रावधान इंडियन पेनल कोड में भी थे, भारतीय न्याय संहिता में भी किए गए और बहुत सारे कानून बनाए गए। इसके पश्चात 1881 में प्रथम जो कारखाना अधिनियम लेके आया गया, उसमें लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर के आया और इस कारखाना अधिनियम में बच्चों और महिलाओं के जो कार्य के घंटे निश्चित कर दिए गए, उतने घंटे से अधिक काम लिया जाना निषिद्ध कर दिया गया। इसके पश्चात जो कानून आया वो 1829 में सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा हमारे देश में एक बड़ी जघन्य एक प्रकार का अपराध था। इसमें सती जब कोई किसी महिला का पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को चिता पे जला दिया जाता था। बड़ा एक कारुणिक और बड़े ये बड़ा क्या जघन्य टाइप का एक अपराध था, जिसके लिए तत्कालीन समय में राजा राम मोहन राय ने इसको काफी इसके लिए आवाज उठाई। तत्कालीन जो समाज सुधारक थे, तो सती प्रथा उन्मूलन कानून आया उस समय में और सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया गया। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था हिंदू समाज में। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 लेके आया गया। इसके पश्चात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1937, जिन सामान्यतः हमारे देश में जो उत्तराधिकार के जो कानून थे, उत्तराधिकार के नियम थे, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है और दूसरा है जीमूत वाहन का दाय भाग, जिसमें संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार की बातें की गई। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था। बाद में इसमें 1937 में अंग्रेजों के शासन काल में भी एक कानून लेके आया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और ब्रिटिश शासन काल में 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, जिसे शारदा एक्ट, हरविलास शारदा के नेतृत्व में जो एक्ट बनाया गया, उसको शारदा एक्ट कहा जाता है। ये 1929 में ये कानून पारित हुआ और 1930 में लागू हुआ था। बाद में से संशोधन 1955 में संशोधन हुआ, 1978 में संशोधन हुआ और जब ये शारदा एक्ट 1929 में लेके आया गया था, तब ये जो लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। तत्पश्चात 1955 में संशोधन हुआ, 1978 में संशोधन हुआ और 2006 में भी संशोधन हुआ बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कानून था। शारदा एक्ट को कई बार पूछा गया है, बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर के, शारदा एक्ट को लेकर के बहुत बार इसके संबंध प्रश्न आए हैं। फिर इसके बाद जो किशोर न्याय अधिनियम आया, किशोर न्याय अधिनियम 1986,
इस बाद में से 2000 में संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ। किशोर मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं उनको किशोर कहा जाता है, उन्हें जुवेनाइल कहता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लेके आया गया। ऐसा माना जाता है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, जो किशोर हैं, वो उनका विवेक परिपक्व नहीं है, इसलिए उनको अलग तरीके से उनका ट्रायल होना चाहिए, उनको अलग तरीके से उनका जस्टिस उनको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। तो 1986, 2000 और 2015 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। यद्यपि ये 18 साल से कम यानी 16 वर्ष 16 से 18 से जो नीचे उम्र के लोग होते हैं उनको जुवेनाइल माना गया। जब ये 2013 में निर्भया कांड हुआ, निर्भया बहुत ही एक जघन्य अपराध, एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था जिसे निर्भया कांड नाम दिया गया। और उसमें जब जो ट्रायल चला गया तो उसमें कुछ बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के लोग थे, उन्हें जुवेनाइल कहा गया। जुवेनाइल तरीके से उनको ट्रायल चलाने की बात की। उसी समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी और पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि ये कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो वो भले ही 18 वर्ष से कम हो, 16 वर्ष का हो, 17 वर्ष का हो, उन पर जो ट्रायल चलेगा वो एडल्ट की तरह, जो वयस्क लोग होते हैं उनके उसी तरह का ही चलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्भया कांड के बाद जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, उसमें 2015 में जो नया संशोधन आया उसमें यह निश्चित कर दिया गया कि जो जुवेनाइल होंगे और कोई जघन्य अपराध करते हैं तो वो 16 वर्ष का व्यक्ति होगा, 16 वर्ष का अगर बालक है उस पर भी एडल्ट की तरह ही ट्रायल चलाया जाएगा, एडल्ट की तरह ही उसमें कोर्ट से एक्शन लिया जाएगा और उनमें दंड उसी तरह से दिए जाएंगे जैसा कि वयस्कों को दिया जाता है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा सबको शिक्षा मिले, समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया। तो सबको शिक्षा मिले इसके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और संविधान के अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और ये शिक्षा का मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन ठीक से हो इसके लिए RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया और यह निश्चित कर दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के लोग बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये शासन का की ड्यूटी होगी और माता पिता का भी कर्तव्य होगा, इसको फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको लिया गया। और जो गवर्नमेंट की स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, उसमें 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई, सबको राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसको शामिल किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 RTE बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसमें यह निश्चित कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को दिया जाना राज्य की ड्यूटी होगी। ये हो गया। इसके बाद बच्चों को हर तरह से जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, जो यौन उत्पीड़न, मेल चाइल्ड हो, मतलब बच्चा चाहे पुरुष हो या मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण, बच्चों को पोक्सो एक्ट लेके आ गया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, इसको चाइल्ड जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनको रोकने के लिए 2012 में पॉक्सो एक्ट लेकर के आए। ये बहुत ही जबरदस्त कानून था बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उनको यौन उत्पीड़न से, उनको हर तरह की अश्लीलताओं से बचाने के। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय भी दिया गया कि इवन की जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं हम सोशल मीडिया में या इंटरनेट के माध्यम से या कहीं भी, तो इसको भी बैन किया गया है। किसी भी तरह से कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बच्चों के अश्लील चित्र को देखता है, उसको डिलीट करता है, फॉरवर्ड करता है, तो वो सब पनिशेबल है, वो दंड का भागीदार होगा। तो इसको आपको याद रखना चाहिए।
पॉक्सो एक्ट 2012, जिसमें अनुचित तरीके से बच्चों को छूना, गंदे इशारा करना, अश्लील बातें करना, यौन उत्पीड़न और इस तरह चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब को इस एक्ट के तहत समाहित किया गया। और यदि किसी चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, दुष्कर्म होता है, तो अपराधी को जघन्य अपराध माना जाता है और उसको आजीवन कारावास से लेके मृत्यु दंड तक, जो कैपिटल पनिशमेंट है, इस टाइप के दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉक्सो एक्ट। राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल नीति पहली बार 1974 में आई, यद्यपि इसको 2013 में इसको संशोधन भी किया गया। हमको पता है संयुक्त राष्ट्र जो बाल अधिकार समझौता आया 1989 में, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता अधिनियम, उसके बाद बच्चों के समग्र विकास के लिए, बच्चों को पोषण, शिक्षा, उनका शारीरिक मानसिक विकास के लिए 1974 में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति आई। तो इसमें राष्ट्रीय बाल नीति में के तहत ही फिर इसके बाद 1975 में आईसीडी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई, राष्ट्रीय पोषण मिशन आया और राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग है। इस तरह बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र में, भारत केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे बाल संरक्षण आयोग बने हुए हैं। और इस तरह के राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिड डे मील, आईसीडीसी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जुवेनाइल एक्ट, आरटीई, पॉक्सो, ये सब जो है जो बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए। इसके बाद चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको किसी खतरनाक स्थान पर उनको तैनात नहीं किया जा सकता, उनको नियोजित नहीं किया जा सकता, उनको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो इसके लिए बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम आया। ये एक्चुअल में 1986 में आया, इसके पश्चात ये 2000 में संशोधन हुआ और 2016 बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 216, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार के हजारस प्लेस पे, खतरनाक स्थान पर नियोजित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये बाल श्रम निषेध अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त दहेज को लेन देन के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 लेके आए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और लेके आए और इसमें अमेंडमेंट किया गया 2017 में। मातृत्व लाभ जो मैटरनिटी, जो प्रसूति महिलाएं होती हैं, अगर वर्किंग वुमेन है, कहीं ऑफिस में या किसी वर्किंग प्लेस में काम करती हैं, उनको पेड मैटरनिटी लीव, मतलब उनको 26 सप्ताह तक की छुट्टी मिलेगी और उस समय की सैलरी जो नियोक्ता होगा उसको उस समय की सैलरी उनको देना पड़ेगा। तो ये हमको याद रखना चाहिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और अमेंडमेंट किया गया 2017 में। तो इसमें 26 सप्ताह तक के लिए पेड मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट आया, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। घरेलू हिंसा, घर में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हिंसाएं घर के परिजनों के द्वारा दी जाती है। तो इस कानून के द्वारा यदि किसी बच्चे के साथ में, किसी महिला के साथ में, उनके परिवार के माता पिता, भाई बहन या किसी के साथ में अगर कोई वायलेंस होता है तो इसको प्रोहिबिट किया गया, निषिद्ध किया गया। इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इवन इस पर एफआईआर किसी जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको यह प्रतीत होता है कि किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, बच्चों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके परिजनों के द्वारा ही, माता पिता के द्वारा ही परेशान किया जा रहा है, तो एफआईआर दर्ज आसपास के लोग भी दर्ज करा सकते हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 डोमेस्टिक वायलेंस को याद रखना चाहिए। इसके पश्चात जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लाया गया। कार्यस्थल पर उनको पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। किसी प्रकार का उनको सेक्सुअल हरासमेंट या ऐसी कोई अश्लील हरकतों से गुजरना पड़ता, उसके लिए एक कमेटी होगी और प्रति माह
उनका उसकी समीक्षा होगी और कंप्लेंट दर्ज होगी। और कोई भी महिला उस कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सकती है कि उसको वर्किंग प्लेस में किसी प्रकार का अगर उसको सेक्सुअल डिस्टर्बेंस होता है तो इसके लिए वो FIR करा सकती है और अपने अधिकारों का उसकी सुरक्षा कर सकती है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 हमने चर्चा किया कि निर्भया फंड 2013 में बनाया गया। एक बहुत जघन्य अपराध गैंग रेप हुआ, उसके बाद बहुत सारे कानून भी बने और 2013 में एक निर्भया फंड इस तरह के यार कोई किसी प्रकार की कोई क्षति किसी महिला को होती है रेप के माध्यम से तो उसको सुविधाएं और फंडिंग उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में 31% महिलाओं को आरक्षण किया गया। संभवतः 2028 को इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पार्लियामेंट में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। इसमें 33% सीटें जो हैं लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित की जाएंगी, ऐसा कानून बना दिया गया है। इसके बाद जो भ्रूण परीक्षण लिंग परीक्षण होता है, जो बच्चों का लिंग परीक्षण प्रेग्नेंट लेडियों का होता है कि अगर मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है लिंग परीक्षण, तो इसको रोकने के लिए भी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994 PCPND एक्ट बहुत फेमस है। तो इसको ये गर्भ लिंग परीक्षण के लिए है, इसका नाम है PCPND एक्ट। तो इस तरह के लिंग परीक्षण के लिए सोनोग्राफी कराना और अस्पतालों को प्रोहिबिटेड किया गया है। यदि लिंग परीक्षण हेतु कहीं किसी चिकित्सक के द्वारा इस तरह का परीक्षण किया जाता है तो वह पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और दंडनीय अपराध है। तो इस तरह के बहुत सारे कानून महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। और इसके बाद जो नया हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो अध्याय 5 है, अध्याय 5 में बहुत सारे जो सेक्शंस हैं 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 85, 86, 88। तो इसमें जो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, उनको यौन अपराधों से बचाने के लिए आपकी भारतीय न्याय संहिता में जो अध्याय 5 है उसमें बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम भारतीय न्याय संहिता के जो ये कानून महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका हम पृथक से वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह के हमने आपको महिलाओं एवं बच्चों के लिए जो कानूनी अधिकार थे इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी के पहले, देश की आज़ादी के पश्चात, करीब करीब सभी हमने कानून को कवर किया है। तो आप इनको देख लीजिएगा और इनको अगर कोई इसमें कुछ कमेंट्स करना चाहें, बताना चाहें तो हमको जरूर बताइएगा। कुछ और भी ऐड करना हो वो भी बताइएगा और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।